बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिफर जहां। So today I am going to teach you the second last topic of chapter number 5, and that is acquired immune deficiency syndrome, which is also known as AIDS. So we will discuss AIDS in detail inshallah in this lecture video. So let's move on to the next slide. दिस इज द स्लाइड जिसमें मैंने आपके साथ टॉपिक कंटेंट शेयर किए हैं सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि आज के टॉपिक रिलेटेड हमने क्या डिटेल स्टडी करनी है। देखिए आज का टॉपिक है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसको हम एड्स भी बोलते हैं। बेसिकली ये बहुत डेंजरस डिसऑर्डर है जो कि फ्यूचर में डेथ की वजह भी बनती है। अगर मैं आपको इनकी पॉजिटिव एजेंट की बात करूँ तो एक वायरस है जिसका नाम है HIV, जिसको हम ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस भी बोलते हैं। वो इस डिजीज़ की वजह बनती है। तो अभी तक की यही डिटेल काफ़ी। हम फर्दर जब मैं आपके साथ सारा लेक्चर जो है वो डिटेल से शेयर करूंगी तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। सो आज हमने किन पॉइंट्स को स्टडी करना है वो होगा डिस्कवरी ऑफ एड्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि एड्स की डिस्कवरी क्या है, एड्स कब डिस्कवर हुआ, किन में डिस्कवर हुआ, किन्होंने इसको डिस्कवर किया। तो सारी जो है वो डिस्कवरी रिलेटेड हम पॉइंट्स डिटेल से डिस्कस करेंगे आज। फिर हम देखेंगे सिम्टम्स ऑफ एड्स, कि सपोज अगर किसी पेशेंट को एड्स है तो उस पेशेंट में क्या सिम्टम्स होंगे, क्या अलामात होंगी। सो एड्स की जो अलामात है वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे इन्फेक्शन साइट ऑफ HIV, कि जो HIV है जो कि वायरस है एड्स को कॉज करता है, उस वायरस का इन्फेक्शन साइट क्या है, क्या वो होस्ट स्पेसिफिक है, अगर तो वो होस्ट स्पेसिफिक है तो किन स्पेसिफिक सेल्स पर जाके इन्फेक्ट करता है। क्लियर है? तो उनकी इन्फेक्शन साइट को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे स्टेप्स इन्वॉल्व इन इन्फेक्शन साइकिल ऑफ HIV, कि जो इन्फेक्शन साइकिल है HIV का उनके क्या स्टेप्स हैं, उनकी तमाम पूरे का पूरा साइकिल जो है इन्फेक्शन साइकिल, हम उनके तमाम के तमाम स्टेप जो है वो मैं आपको डायग्रामेटिकली भी इंशाल्लाह डिटेल से समझाऊंगी आज। फिर हम देखेंगे ट्रांसमिशन ऑफ HIV, कि ये जो वायरस जो कि HIV है और जो कि एड्स की वजह बन रहा है उनकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, किन किन सोर्सेज से वो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी वन। तो उन तमाम के तमाम इन्फेक्शन को फैलने वाले जो सोर्सेज हैं उनको भी पढ़ेंगे। तो ट्रांसमिशन ऑफ HIV को डिटेल से पढ़ेंगे। फिर लास्ट में हम देखेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स, कि अगर हम ऐसी कौन सी एहतियाती तदाबीर करें जिनसे हम बच जाएं कि ये जो वायरस है वो हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र ही ना हो। क्लियर है? तो जब ये ट्रांसफ़र ही नहीं होगा तो वो हमारी बॉडी में जाके इन्फेक्शन ही कॉज नहीं करेगा और ये बीमारी ही नहीं बनेगी। तो कहते हैं कि उन प्रिवेंटिव मेजर्स को भी हम डिटेल से स्टडी करेंगे ताकि हम इस डेंजरस डिसऑर्डर से बच सकें। आई होप आपको इस पूरे टॉपिक का ओवरव्यू समझ आ गया होगा कि आज के टॉपिक में हमने क्या क्या किस तरह पढ़ना है। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और वहां से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और वो है डिस्कवरी ऑफ एड्स से हमने आज का टॉपिक स्टार्ट करना है। देखिए हमने पढ़नी है डिस्कवरी कैसे हुई एड्स की। सो 1980s में फिजिशियंस ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया। किन में डिस्कवर किया? यंग मेल्स में डिस्कवर किया। अब वो जो यंग मेल्स थे वो होमोसेक्सुअल्स थे। होमोसेक्सुअल्स बोलते हैं कि ऐसे मेल्स जो कि सेम जेंडर में सेक्स कर रहे थे। तो उन मेल्स में बहुत सारे कम्प्लेक्स सिम्टम्स देखे गए जिनको फिजिशियंस ने 1980s में डिस्कवर किया और उन्होंने फिर इसको एड्स का नाम दिया। क्लियर है? तो ये बीमारी 1980s में यंग मेल्स में डिस्कवर की। तो कहते हैं कि तमाम के तमाम मेल्स जो हैं जिनमें ये एड्स देखी गई वो होमोसेक्सुअल्स थे। अब की स्टडी ये बताती है कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ होमोसेक्सुअल्स में ही ये बीमारी फैले, उसके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जिससे ये बीमारी फैलती है। वो तमाम सोर्सेज जो हैं वो हम इंशाल्लाह आज की लेक्चर वीडियो में डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगी। इसकी मज़ीद फर्दर जो हिस्ट्री की डिटेल है, ये डिस्कवरी की डिटेल है, वो भी हम फर्दर पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ेंगे इसके सिम्टम्स डिटेल से, कि सिम्टम्स क्या हैं। अगर किसी पेशेंट को एड्स होता है तो उनके सिम्टम्स क्या हैं उस बॉडी में, ताकि हम समझें कि अगर इस बॉडी में ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो हम डायग्नोज करें कि इस पर्सन को ये बीमारी है। ठीक है? तो अगर हम एड्स के सिम्टम्स की बात करें तो उस पर्सन को जिनको एड्स होता है उनको रेयर वस्कुलर कैंसर हो जाता है। उनको जो ब्लड वेसल्स उनमें ट्यूमर बनना शुरू हो जाते हैं, वो ट्यूमर जो है वो वस्कुलर या आप कह सकते हैं ब्लड वेसल्स का कैंसर जो है वो वजह बनते हैं। क्लियर है? तो ये पहला सिम्टम्स ये है कि उनमें ब्लड वेसल का कैंसर होना शुरू हो जाता है। उसमें नेक्स्ट सिम्टम ये है कि सडन वेट लॉस, मतलब ऐसा पर्सन जिसको एड्स की बीमारी अचानक उसका जो है वो वजन गिरना शुरू हो जाता है, बहुत जल्दी जो है वो वेट लॉस उसकी बॉडी में स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट सिम्टम ये है कि स्वॉलन जो है वो लिम्फ नोड्स आपको पता है कि लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। कहते हैं कि इस पेशेंट में जिसमें एड्स है उनके जो है वो लिम्फ नोड्स भी
इन्फ्लेमेशन, उनमें भी इन्फ्लेमेशन होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज कि जनरल लॉस ऑफ इम्यून फंक्शन, कहते हैं कि ऐसा पेशेंट जिनको एड्स है उनका जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है, वो इम्यून फंक्शन जो है वो लॉस हो जाता है, उनका जो इम्यूनिटी है वो वीक होने के साथ साथ इम्यूनिटी वीक हो जाती है। जब इम्यूनिटी वीक होती है तो कोई भी छोटी से छोटी बीमारी भी उस पेशेंट को बहुत सीवियर जो है वो अटैक कर देती है, क्लियर है। तो उनके जो इम्यून सिस्टम या इम्यून फंक्शन जो है वो लॉस हो जाता है। और ऐसा पेशेंट जिसको एड्स है उनका एक सिम्टम ये भी है कि उसको सीवियर नमूनिया हो जाएगा, उनके लंग कैंसर जो है वो आप कह सकते हैं कि लंग इन्फेक्शन जो है वो उनको बहुत सीवियर देखा जाता है उस पर्सन में, क्लियर है। आई होप आपको एड्स के सिम्टम्स क्लियर हो गए ही होंगे। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, और वहाँ हमने फर्दर इनकी डिस्कवरी देखनी है, और वो ये कि 1980s में तो हमने एड्स की डिस्कवरी दी। अब 1984 की अगर बात करें तो दो इंस्टीट्यूट हैं, एक तो है पैस्टर इंस्टीट्यूट इन फ्रांस और दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन यूएसए। सो ये जो दोनों इंस्टीट्यूट हैं, इन दोनों इंस्टीट्यूट की जो रिसर्च टीम थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने एड्स वाली जो डिजीज़ है उस पर स्टडी करना शुरू कर दिया। उनको जब स्टडी की तो उन्होंने उनका जो कॉजेटिव एजेंट है उसको डिस्कवर कर लिया इन 1980s। उन्होंने कहा कि एक वायरस है जो कि इस बीमारी की वजह बन रही है, क्लियर है। तो उन्होंने उस वायरस को डिस्कवर कर लिया इन 1984 एज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ दैट डिसऑर्डर, क्लियर है। नेक्स्ट उन्होंने अब उस वायरस को या उस पॉजिटिव एजेंट को नाम कब दिया, वो नाम दिया इन 1986 में। उस वायरस को नाम दिया एज HIV, जिसको हम ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस बोलते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। मैं 1 मिनट का आपको डिस्कवरी का क्विकली ओवरव्यू भी दे देती हूँ। वो ये कि 1980s में उसकी डिस्कवरी हुई, फिजिशियंस ने उनको यंग मेल्स में डिस्कवर किया। उसके बाद 1984 में रिसर्च टीम ने क्या किया, पॉजिटिव एजेंट को डिस्कवर किया और फिर 1986 में उसको नाम दे दिया एज HIV। आई होप आपको डिस्कवरी समझ आ गई होगी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, और वहाँ हम फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक का। वो ये है कि इन्फेक्शन साइट ऑफ HIV। अब हमने देखना है कि जो HIV है, ये जो वायरस है, क्या ये होस्ट स्पेसिफिक है, और अगर ये होस्ट स्पेसिफिक है तो उनकी क्या स्पेसिफिसिटी है, किन किन सेल्स पे ये जाके इन्फेक्ट करते हैं। तो ये जो है ना, ये बॉडी के मेजर सेल्स पे जाके इन्फेक्ट करते हैं। मेजर सेल्स कौन से हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स पे इन्फेक्ट करेंगे, फिर हम देखेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल्स पे इफेक्ट करते हैं। चलिए पहले इन्फेक्शन देखते हैं। वो ये कि ये जो मेजर सेल्स हैं हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, अब ये सेल्स कौन से हैं? देखें, ये वाइट ब्लड सेल्स की जो है वो टाइप है। अब वाइट ब्लड सेल्स आपको पता है, जिनको हम लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, आपको पता है कि वो बॉडी के इम्यून सिस्टम को जो है वो कंट्रोल कर रही होती है। अब अगर HIV उस इम्यून सिस्टम को या इफेक्ट करेगा या उन सेल्स पे जाके इन्फेक्ट करेगा, तो क्या होगा कि उनका जो फंक्शन है इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करने वाला वो वीक हो जाएगा। तो इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, जिसकी वजह से बॉडी में एड्स की बीमारी होगी, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्या कहते हैं, कहते हैं कि जब उन्होंने HIV ने जाके हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को इन्फेक्ट किया, इन्फेक्ट करने के बाद होता ये है कि जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स हैं उनको वो जाकर किल कर देते हैं। उनको उनकी किलिंग के बाद होता ये है कि उनका जो इम्यून सिस्टम है बॉडी का वो वीक हो जाता है, और वीक होने के बाद जो वो पर्सन है वो ससेप्टेबल टू अदर डिजीजेज, की छोटी से छोटी बीमारी का भी वो शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से वो छोटी से छोटी बीमारी भी उस पर जाके बहुत सीवियर अटैक करती है, क्लियर है। तो आई होप आपको इन्फेक्शन साइट ऑफ HIV का ये स्लाइड से क्लियर होगी होगी। मूव ऑन करते हैं और इसके नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वो ये कि अभी पीछे हमने देखा कि ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स पे जाके इन्फेक्ट करता है, उसके साथ साथ वो कहते हैं कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो दिमाग के सेल्स हैं उन पे भी जाके ये इन्फेक्ट करता है। उसके बाद कहते हैं कि होस्ट स्पेसिफिक है। क्यों होस्ट स्पेसिफिक है, वो पॉइंट आप इस पॉइंट से समझें। वो ये कहते हैं कि जो मंकी है, उस मंकी की बॉडी में जाने के बाद ये HIV उधर इन्फेक्ट भी करते हैं, और इन्फेक्ट करने के बाद उनकी बॉडी में मल्टीप्लाइज भी करते हैं। जब भी ये वहाँ जाके नंबर में इंक्रीज करते हैं तो उनको चाहिए कि वहाँ वो डिजीज़ कॉज करें, लेकिन ये मंकी में डिजीज़ की वजह नहीं बनते। तब ये जब उधर देखा गया कि मंकी में ये नंबर में इंक्रीज करने के बाद डिजीज़ की वजह नहीं बन रहे, तो हमने ये कहा कि जो HIV है वो होस्ट स्पेसिफिक है। दैट मीन्स कि होस्ट स्पेसिफिक का मतलब ये है कि HIV, हमने पीछे भी कहा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो HIV है ये स्पेसिफिक होस्ट पे जाके जो है वो अटैचमेंट शो करता है और इन्फेक्शन करता है। वो अटैचमेंट कैसे, किस स्पेसिफिक होस्ट पे करता है? ये उन स्पेसिफिक होस्ट पे जाके इन्फेक्शन कॉज करता है जिनकी बॉडी पे स्पेसिफिक
रिसेप्टर्स लगे होते हैं जिनको हमने कहा था कि CD4 रिसेप्टर्स, उन CD4 रिसेप्टर वाले होस्ट पे जाके अटैचमेंट शो करके इन्फेक्शन कॉज करते हैं। क्लियर है? आई होप आपको होस्ट स्पेसिफिसिटी वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, और उसमें हमने फिर इन्फेक्शन साइकिल देखना है कि HIV कैसे अटैचमेंट से लेके फिर वहाँ इन्फेक्ट करने के बाद नंबर में इंक्रीज करने के बाद कैसे जो है वो बॉडी से निकलता है, और नंबर में इंक्रीज करने के बाद क्या करता है, उस होस्ट के अंदर जाके क्या क्या जो है वो रिएक्शन हो रहे होते हैं। तो वो सारी जो है वो हम इस साइकिल में देखेंगे, डिटेल देखें। पहला पॉइंट हम देखते हैं, फर्दर जो है वो उसकी सारी डिटेल मैं आपको डायग्राम में शो करूंगी। पहला पॉइंट है इसके अटैचमेंट, एंट्री एंड अनकॉइलिंग ऑफ कैप्सिड। दूसरा पॉइंट है कि जी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड इंटीग्रेशन। नेक्स्ट इज वायरल RNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस, जिसमें हम इस दो प्रोसेस बोलते हैं, एक तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा होता है, दूसरा होता है ट्रांसलेशन का प्रोसेस। वायरल RNA की जो फॉर्मेशन है वो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है। इसकी फर्दर डिटेल मैंने आपको कहा है कि मैं नेक्स्ट बताऊंगी। लास्ट स्टेप इसकी फिर असेंबली होती है और फिर रिलीज हो जाता है वो HIV इन्फेक्ट करने के बाद होस्ट बॉडी से। क्लियर है? आई होप आपको ये पॉइंट्स तो समझ आ गए होंगे। फर्दर इनकी डिटेल जो है वो हम इस डायग्राम पे मैं आपको जो है वो समझाती हूँ। देखिए, परेशान होने की बहुत कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। मैं आपको मजीद आसान बना देती हूँ। देखिए, आप सबसे पहले तो बेटा समझेंगे, ये एक जो आपको बॉक्स नुमा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज द होस्ट सेल। चलें, मैं आपको फर्दर जो है वो पॉइंटर आपकी आसानी के लिए ऑन कर देती हूँ, ताकि कुछ हाईलाइट करना वाला हुआ तो मैं कर दूँ। देखिए, जो होस्ट सेल है, अब ये होस्ट सेल कौन सा, ये जो आपको बॉक्स नजर आ रहा है वो होस्ट सेल जो है वो स्पेसिफिक टी लिम्फोसाइट है, जो कि हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स हैं, उस पे जाके अब हमने इन्फेक्शन देखना है। कैसे इन्फेक्शन करता है देखें। सबसे पहले होस्ट सेल समझ आ गए कौन सा है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स का सेल है। उस सेल पे आने के बाद अब क्या करेगा, ये आपको जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये मैंने आपको जब प्रीवियस लेक्चर में HIV का स्ट्रक्चर बताया था, तो आपको ये समझ आ जाएगी कि ये जो है वो HIV का स्ट्रक्चर है। फर्दर मैं आपको इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता भी देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि आप ये जो बाहर आपको कीलनुमा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये स्पाइक्स होते हैं। ये स्पाइक्स हेल्प करते हैं किसी होस्ट बॉडी को अटैचमेंट करने के साथ साथ, एक तो उनको अटैचमेंट ग्लू के तौर पे भी काम करता है, मैंने आपको कहा था सीजर के तौर पे भी काम करता है। सीजर के तौर पे कैसे काम करता है कि ये जो स्पाइक्स हैं, ये होस्ट की जो सरफेस है उस पे सुराख कर रही है, उनको कट करने के लिए ये हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये आपको नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये जो आपको ये जो मैं आपको जो ड्रॉ कर रही हूँ, ये जो स्ट्रक्चर है ये इन्वेलप है। ठीक है, ये इन्वेलप है। उसके बाद ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये कैप्सिड है। ये क्या है, ये कैप्सिड का स्ट्रक्चर है। अब इस कैप्सिड के अंदर जो आप जेनेटिक मटेरियल नजर आ रहा है आपको, वो वायरल का या वायरस का जेनेटिक मटेरियल है। और वो क्या है, आपको पता है कि ये जो दायरा राउंडेड स्ट्रक्चर है, उनको हमने बोला था कि वो जो है वो एंजाइम्स हैं जिनको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का एंजाइम बोलते हैं। उसके बाद आपको ये जो धागेनुमा स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये RNA है, और वो RNA 2 आइडेंटिकल स्ट्रैंड्स हैं जो इस स्ट्रक्चर में आपको नजर आ रहे हैं। क्लियर है? मैंने HIV का स्ट्रक्चर दोबारा आपको बता दिया। अब हम मूव करते हैं इनकी इन्फेक्शन साइकिल के पहले स्टेप में। देखिए, पहला स्टेप है कि इन्होंने टारगेट करना है होस्ट सेल पे। इन्होंने क्या करना है, इन्होंने बड़ी मज़ेदार सी ऐनक लगाई होती है ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने देखना है कि जिस होस्ट पे HI या कुछ भी होस्ट है, उस होस्ट पे जाके HIV ने डिटेक्ट करना है कि वहाँ रिसेप्टर्स मौजूद हो। कौन से रिसेप्टर्स, मैंने आपको बताया था कि वो रिसेप्टर है CD4 रिसेप्टर। अब क्या हुआ कि HIV ने होस्ट पे CD4 रिसेप्टर देखे और उनका वेरी गुड जी, यही जगह जहाँ हमें बैठ के इन्फेक्शन करना है। क्लियर है? इन्फेक्शन कॉज करना है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस पे देखा, बड़ा उन्होंने गौर किया और उन्होंने कहा जी ये जो सरफेस है वहाँ रिसेप्टर्स मौजूद है। उन्होंने देखने के बाद वहाँ अटैचमेंट शो कर ली। क्लियर है? अटैचमेंट शो करने के बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो आप ये समझे। अब मैं इस पॉइंट को समझाने जा रही हूँ। ये सारी चीज़ें क्या है भाई, ये क्या है, बड़ा परेशान हो रहे होंगे, समझे। वो ये कि जो कैप्सिड है और ये जो इन्वेलप है, ये स्पाइक्स है, ये स्ट्रक्चर जो है HIV का ये बाहर ही रह जाता है बॉडी के। होस्ट बॉडी में जिस चीज़ ने एंट्री लेनी है वो दो चीज़ें हैं। कौन सी चीज़ें? दो। एक तो आप देख सकते हैं राउंडेड स्ट्रक्चर, दूसरा आप देख सकते हैं कि ये जो आपको धागेनुमा स्ट्रक्चर है। अब ये जो धागेनुमा स्ट्रक्चर है बेटा, वो है RNA का डबल आइडेंटिकल स्टैंड। क्लियर है? उसके साथ जो आपको राउंडेड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये वाला, ये एंजाइम्स हैं जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, जो कि फर्दर जब हम RNA से DNA का फॉर्मेशन करवाएंगे तो वहाँ वो ट्रांसक्रिप्शन के या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस करवाने में हेल्प करेंगे, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। क्लियर है? चलें जी, अब होता क्या है,
अब वहां से एंट्री ले ली, किसने एंट्री ले ली? वायरल आरएनए ने एंट्री ले ली। लेने के बाद होगा ये कि जी 2 स्टैंड है। कौन से 2 स्टैंड है? आरएनए के 2 स्टैंड। अब एक स्टैंड वो कह रहा है भाई मुझे तो तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ एक स्टैंड की जरूरत है। तो जो उस डबल स्टैंड में से एक आइडेंटिकल स्टैंड को तो वो डिग्रेड कर देगा, कहेगा भाई आप चले जाए, आपकी तो मुझे जरूरत ही नहीं है, तो वो डिग्रेड कर देगा। सिर्फ एक स्टैंड को वो लेके फर्दर प्रोसीड करेगा। अब उस स्टैंड को लेके जो वो फर्दर प्रोसीड कर रही है, जो आप देख सकते हैं ये वायरल जो है वो आरएनए है। अब ये वायरल आरएनए, इसको हम टेम्पलेट आरएनए भी बोलते हैं। ये आरएनए जो है वो फर्दर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के प्रोसेस से होता हुआ या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से होता हुआ आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट होगा। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट देखें। अब नेक्स्ट क्या होगा कि वो आरएनए जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में, जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से होते हुए डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो गया? डीएनए में कन्वर्ट होगा। मैं यहाँ फिर आपको रिपीट कर देती हूँ कि वायरल आरएनए आया, वहां से फिर साथ में रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट एंजाइम्स भी लेके आया, और जब ये लेके आया तो उस एंजाइम ने हेल्प किया उसको कि वो आरएनए को कन्वर्ट करवा दे इनटू डीएनए। यही तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है। क्लियर है? अब उसमें क्या होगा कि उसने जब आरएनए को, वायरल आरएनए को कन्वर्ट कर दिया इनटू डीएनए, अब यहाँ से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो गया। होने के बाद जो हमें डीएनए मिला, उस डीएनए ने अब एंट्री लेनी है। बेटा कहाँ एंट्री लेनी है? होस्ट के न्यूक्लियस के अंदर जाना है। अभी तो वो साइटोप्लाज्म में था, अब उसने होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर जाना है। और उस न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है ऑलरेडी जो है वो क्रोमोसोमल डीएनए मौजूद होगा उस होस्ट का। उस क्रोमोसोमल डीएनए के साथ इस वायरल डीएनए ने के इनकॉर्पोरेशन शो करनी है, ताल्लुक बना लेना है, अटैचमेंट शो कर लेनी है। ठीक है? तो वो दोनों अटैच हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के साथ। अब कौन से दोनों एक दूसरे के साथ? मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एक तो होस्ट डीएनए, दूसरा जो हमने वायरल डीएनए इंजेक्ट करवाया था। क्लियर है? अब वहां उस इनकॉर्पोरेशन के बाद आपको पता है जो स्ट्रक्चर बनना है उसको हम बोलते हैं प्रोवायरस। क्लियर है? प्रोवायरस बन गया, दोनों के डीएनए अटैच हो गए। अब हमने कहा जी नहीं जी हमें नहीं, अब हमने उसको दोबारा आरएनए में कन्वर्ट करना है। क्लियर है? अब जब उस डीएनए को हमने आरएनए में कन्वर्ट करवाना है तो उस प्रोसेस को जिसमें हम डीएनए से दोबारा आरएनए बनाएंगे, उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस बोल रहे हैं। क्लियर है? ऊपर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस था जो कि हेल्प कर रहा था एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करवाने में। उसके साथ जब एंट्री होने के बाद, अब जब वो डीएनए के साथ अटैचमेंट शो कर रहा था होस्ट डीएनए के साथ, वायरल डीएनए ने प्रोवायरस बना। प्रोवायरस के बाद अब दोबारा वो डीएनए जो है वो आरएनए में कन्वर्ट होगा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है? अब आरएनए बनने के बाद इसने उस होस्ट बॉडी से बाहर निकलना है। चलो भाई, अब उस होस्ट बॉडी से नहीं, सॉरी, अभी वो होस्ट न्यूक्लियस से बाहर निकला है। क्लियर है? न्यूक्लियस से निकलने के बाद वो आ गया जी, कहाँ आ गया? साइटोप्लाज्म में दोबारा आ गया। क्लियर है? आने के बाद अब यहाँ बेटा प्रोसेस होगा ट्रांसलेशन का प्रोसेस। क्लियर है? अब ट्रांसलेशन का प्रोसेस क्या होगा? उस ट्रांसलेशन के प्रोसेस से वायरल प्रोटीन्स बनेंगे। जो वायरल है वो अपनी बाकी की जो है वो स्ट्रक्चर, जो आप कह सकते हैं बाकी के पार्ट्स जो हैं वो ओरिजिनेट करवाएगा। अब वो पार्ट्स ओरिजिनेट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज असेंबली होनी है। अब वो सारी के सारे जो आपको ऊपर पार्ट्स जो उसने ओरिजिनेट करवाए थे, उन्होंने उसको असेंबल करना है। असेंबल कहाँ करना है? उन्होंने जो रिवर्स अंदर आपको पता है कैप्सिड के अंदर जो स्ट्रक्चर आता है वायरल आरएनए और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, उन्होंने उसको असेंबली करने के बाद कैप्सिड बना लिया। अब काफी सारी कॉपीज तैयार कर ली। क्लियर है? काफी सारी कॉपीज तैयार करने के बाद ये आप देख सकते हैं ये होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये साथ ही लिपेट के बाहर ले आ जाएगा। जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेकर लिपट के बाहर आएगा तो अब हम इनको इन्वेलप्ड वायरस बोलते हैं। क्लियर है? जो कि होस्ट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाहर आएगा, उस वायरस को जिसके साथ होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन चिपटी हो, उसको हम इन्वेलप्ड वायरस बोलते हैं। क्लियर है? यही था इन्फेक्शन साइकिल जो कि हमने पढ़ा। एचआईवी का, एचआईवी आया, उसने अटैचमेंट शो की, उसने अपने जो है वो जेनेटिक मटेरियल जो कि आरएनए है और उसने जो है वो एंजाइम जो है वो अंदर एंटर करवाया। उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से वो आरएनए डीएनए में कन्वर्ट हुआ। वो डीएनए ने एंट्री ली इनटू द होस्ट न्यूक्लियस, वहां प्रोवायरस बना। प्रोवायरस के बाद दोबारा वो आरएनए में कन्वर्ट हुआ बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। वहां से वो फिर दोबारा बाहर आया साइटोप्लाज्म में। वहां ट्रांसलेशन के प्रोसेस से उसने अपने वायरल प्रोटीन्स बनाए, कैप्सिड बनाया, कैप्सिड में असेंबली हुई। वो असेंबली होने के बाद अब
लास्ट प्रोसेस था एक्सोसाइटोसिस, जिसने उसमें होस्ट सेल से बाहर निकलना था। होस्ट सेल वॉल को ब्रस्ट करके वो बाहर जब निकला तो उसके साथ वो चिपट गई या लिपट गई, उसके साथ उस वायरस को फिर हम इन्वेलप्ड वायरस बोलते हैं। आई होप आपको ये सारे का सारा साइकिल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें हमने ट्रांसमिशन ऑफ HIV पढ़ना है। अब इन्फेक्शन तो देख रहे हैं, इन्फेक्शन साइकिल। अब हमने देखना कि ये ट्रांसमिट कैसे होता है, ये ट्रांसफर कैसे होता है फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी वन। ठीक है, अब अगर इसके ट्रांसफर की बात करें तो पहला ट्रांसफर सबसे बड़ा वो ये है कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। अब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट आपको पता है कि जब अगर फॉर एन एग्जांपल किसी के हस्बैंड को HIV ने इन्फेक्ट करके उसमें डिजीज़ कॉज की जो कि एड्स है, तो चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसकी वाइफ को भी, क्योंकि वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करते हैं तो उनकी वाइफ को भी वो एड्स की बीमारी हो सकती है। उसके साथ साथ अगर हम इनकी बात करें तो कहते हैं कि जो ब्लड कॉन्टैक्ट है उसके साथ भी ये बीमारी फैलती है। अब ड्यूरिंग बर्थ जब मदर का ब्लड जो है वो कॉन्टैक्ट होता है बच्चों को, तब भी चांसेस है कि अगर मदर इन्फेक्टेड है बाय एड्स तो फिर उस बच्चे को भी हो सकता है। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि जब आप ब्लड लेते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ब्लड लगवाना है तो आप गलती से बगैर स्क्रीनिंग के अगर आप किसी इन्फेक्टेड एड्स वाले पर्सन का ब्लड लगा लेते हो बॉडी में, तब भी चांसेस हैं कि आपके अंदर वो HIV ट्रांसफर हो और आपको एड्स की बीमारी हो। उसके साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग से भी ये फैलता है। ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं अगर किसी की मदर को एड्स है तो चांसेस हैं कि जब वो फीडिंग करवाएगी अपने बच्चे को, जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी तो उस मिल्क के थ्रू वो HIV जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं। उसके अलावा सलाइवा के थ्रू बहुत सारी जो है वो डिटेल फर्दर भी हम इसकी पढ़ेंगे, सलाइवा के थ्रू भी ये फैलता है। उसके अलावा कहते हैं कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो कि इस टाइम इस सारे काम में अपने प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ करते हुए उन हेल्थ केयर वर्कर्स को भी बहुत चांसेस हैं कि वो HIV अपने अंदर ट्रांसफ़र कर लें और उनको एड्स हो जाए। क्लियर है? आई होप आपको ट्रांसमिशन समझ आ जाएगी। मूव ऑन करते हैं आज की लेक्चर की लास्ट वीडियो, आज की लेक्चर वीडियो की लास्ट स्लाइड, और वो है प्रिवेंटिव मेजर्स। अब हमने कहा जी ये बीमारी हो गई जी, ओफ सिम्टम्स भी पढ़ लिए हमने, ओफ पूरे का पूरा हमने जो है उसके इन्फेक्शन साइकिल भी पढ़ लिया। लास्ट में देखते हैं कि भाई बच्चा कैसे जाए, इतनी खतरनाक बीमारी डरा दिया, कानों का हाल लग गया भाई, इतने सिम्टम्स, इतने सीवियर सिम्टम्स कि भाई इम्यूनिटी ही वीक हो जाती है। अब बचे कैसे? बचने के लिए पहला पॉइंट है कि अवॉइड करें कि आप HIV ही अपनी बॉडी में ट्रांसफर ना करवाएं ताकि आप इस बीमारी से बच सकें। क्लियर है? उसके साथ साथ वो कहते हैं कि आप जो सिरिंजेस इस्तेमाल करें तो आप कोशिश करें कि आप इन्फेक्टेड एड्स वाले पर्सन की सिरिंज ही ना इस्तेमाल करें ताकि एड्स के जो वायरस है वो आपकी बॉडी में ट्रांसफर ना हो। फिर वो कह रहे हैं कि आप ये करें कि आप उस नीडल्स को या उन सिरिंजेस को स्टीरॉयल कर लें, उनको साफ़ कर लें, उनको जरासीम कश दवाइयात यूज़ करके आप उनको स्टीरॉयल करने के बाद आप उनको इस्तेमाल करें। उसके बाद कहते हैं यूटेंसिल्स, कहते हैं कि जो ऐसे पर्सन जिसको एड्स हैं आप उसके बर्तन में ना खाने, उसके जो इस्तेमाल शुदा चीज़ें आप उसको अवॉइड करें, क्योंकि चांसेस हैं कि उस बर्तन में जब जिसमें उसने खाना खाया उसमें सलाइवा लगा हो सकता है उसमें ब्लड लगा हो सकता है, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो वो इस्तेमाल करता है उसकी उस इस्तेमाल शुदा चीज़ों से आप अवॉइड करें ताकि आपके एड्स से बच सकें और वो वायरस आपकी बॉडी में ट्रांसफर ना हो सके। क्लियर है? नेक्स्ट एज की जो वैक्सीन है हमने उसको डिस्कवर किया 2001 में साउथ अफ्रीका में, और वो डिस्कवरी के बाद हमने फिर HIV के अगेंस्ट जो है वो वैक्सीन डिस्कवर करने के साथ साथ हमने ह्यूमंस को फिर उसमें एक्सपेरिमेंटल तौर पे उसमें उनको इंजेक्ट भी किया 2001 में साउथ अफ्रीका में, ताकि हम इस एड्स जैसी ख़तरनाक बीमारी से बच सकें। आई होप आपको ये पूरे का पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to my YouTube channel for more related video. So okay then, Allah Hafiz and stay connected.